हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। ग्रीष्मावकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बेलचा, हल इत्यादि। आइए देखिए यह बालिका क्या कह रही है। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। देखिए बूझो क्या कह रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहां और कैसे करते हैं। चलिए कृषि पद्धतियां देखते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। बच्चों देखिए इस बॉक्स में क्या लिखा है, इसे पढ़ते हैं। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक मनुष्य घुमंतु थे, यानी इधर उधर घूमते रहते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। पहली खरीफ फसल, दूसरी रबी फसल। देखिए नंबर 1 खरीफ फसल में देखते हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। नंबर 2 रबी फसल। शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसलें कहलाती हैं। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती हैं। आइए आगे चलते हैं। 1.2 आधारित फसल पद्धतियां। आइए देखें। धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है? यह प्रश्न बूझो का है। देखिए बालिका क्या कह रही है। धान को अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि ये क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं, ये देखिए। नंबर 1 मिट्टी तैयार करना, नंबर 2 बुआई, नंबर 3 खाद एवं उर्वरक देना, नंबर 4 सिंचाई, नंबर 5 खरपतवार से सुरक्षा, नंबर 6 कटाई, नंबर 7 भंडारण। यानी पहले मिट्टी तैयार की जाती है, फिर उसमें हम बोते हैं बीज, फिर उसमें खाद डालते हैं, उर्वरक देते हैं, उसके बाद सिंचाई देते हैं, करते हैं यानी पानी देते हैं। उसके बाद फसल उगती है तो उसमें जो खरपतवार होते हैं उनको हम हटाते हैं। उसके बाद जब हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसकी कटाई करते हैं। कटाई के बाद उसको भंडारण करते हैं ताकि उसे कीड़े मकोड़े, चूहे इत्यादि नष्ट ना कर सके। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। 1.3 मिट्टी तैयार करना,
फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती हैं। पोली मिट्टी में गहराई में धसी जड़ें भी सरलता से श्वसन कर सकती हैं। पोली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से श्वसन करने में सहायक है। पोली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। यह जीव किसानों के मित्र हैं क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। बच्चों, आप सभी को ह्यूमस तो पता होगा ना, जो सड़े गड़े पेड़ पौधों, खरपतवार या जो मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं मृदा के ऊपर और जो एक तरह से खाद का कार्य करते हैं, वही ह्यूमस है। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जलवायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में निर्युक्त होते हैं, यानी मिट्टी में ही मिल जाते हैं। यह पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधों की वृद्धि में सहायक है। इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए आगे चलते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले इसे पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। जुते हुए खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ढेले भी हो सकते हैं। इन्हें एक पाटल की सहायता से तोड़ना आवश्यक है। बुआई एवं सिंचाई के लिए खेत को समतल करना आवश्यक है। यह कार्य पाटल द्वारा किया जाता है। कभी कभी जुताई से पहले खाद दी जाती है। इससे जुताई के समय खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है। बुआई से पहले खेत में पानी दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कृषि औजार ये समझते हैं। अच्छी उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। यह कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। हल, चलिए इन औजारों को देखते हैं। पहला है हल। हल क्या है? प्राचीन काल से हल का उपयोग जुताई, खाद उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने एवं मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं जैसे घोड़े, ऊंट की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शाफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। इससे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है एवं जोड़ी बैल एवं एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से इसे सरलता से चला सकता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी से सरलता से चला सकता है, जैसा कि चित्र 1.11 ए में दिया है। ये देखिए, ये एक जोड़ी बैल है और ये एक व्यक्ति है, ये इसे चला सकता है। ये देखिए हल शिफ्ट है, ये जोत है जो कंधे पे रखा है बैलों के, और ये जो किनारे फाल लगी हुई है लोहे की होती है जिससे कि मिट्टी की खुदाई हो सके। ये देखिए ये हल है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। अगला है कुदाली। यह एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की और मुड़ी प्लेट लगी होती है जो ब्लेड की तरह कार्य करती है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये देखिए, ये पकड़ है, ये हैंडल है, ये जोत है, ये छड़ है, ये मुड़ी प्लेट है। बच्चों इसी को हम कुदाली कहते हैं। ठीक है, ये चित्र 1.1 भी है। आगे चलते हैं कल्टीवेटर पे। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। चित्र 11.1 सी देखिए, कल्टीवेटर को ट्रक द्वारा चलाते हुए ये देखिए कल्टीवेटर है। देख रहे हैं आप, जैसे हल से हम एक एक लाइन
एक खुदाई करते हैं। ये कल्टीवेटर में कई फाल लगे होते हैं, इकट्ठे काफी दूर तक जो है जोत लिया जाता है खेत। ठीक है बच्चों, 1.4 बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बीजों का चयन, देखिए बालिका क्या कह रही है। एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। क्रियाकलाप 1.1। एक बीकर लेकर इसे पानी से आधा भरिए। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर भली भांति हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं? जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के हैं या भारी हैं? क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं, अतः ये जल पर तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की ये एक अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। चित्र 1.2a और b। ये देखिए बच्चों, ये चित्र 1.2a है। बीज बोने का पारंपरिक तरीका, ये देखिए हाथों से ही बोया जा रहा है। और ये 1.2 सीड ड्रिल, इसमें इस ड्रिल की सहायता से बीज बोया जाता है। आइए आगे का अध्ययन करते हैं। परंपरागत औजार परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। चित्र 1.2a। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेद कर बीज को स्थापित कर देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सीड ड्रिल, आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल। ये देखिए बच्चों, ये सीड ड्रिल है। चित्र 1.2b में का उपयोग होता है। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। ये देखिए बूझो क्या कह रहे हैं। मेरे विद्यालय के समीप एक पौधशाला यानी नर्सरी है। मैंने देखा कि पौधे छोटे छोटे थैलों में रखे हैं। वे इस प्रकार क्यों रखे गए हैं? आइए देखिए बालिका क्या कह रही है। धान जैसे कुछ बीजों के पौधों को पहले पौधशाला में उगाया जाता है। पौध तैयार हो जाने पर उन्हें हाथों द्वारा खेत में रोपित कर देते हैं। कुछ वनीय पौधे एवं पुष्पी पौधे भी पौधशाला में उगाए जाते हैं। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच उचित दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक एवं जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकालकर हटा दिया जाता है। आगे चलते हैं। 1.5 खाद एवं उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। देखिए बूझो क्या कह रहे हैं। मैंने एक खेत में उगने वाली स्वस्थ फसल पौधों को देखा, जबकि पास के एक खेत में पौधे कमजोर थे। कुछ पौधे अन्य पौधों की तुलना में ज्यादा अच्छी तरह से क्यों उगते हैं? मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। यह पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। फसलों के लगातार उगाने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है। एक क्षति को पूरा करने हेतु किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमजोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक यानी जैविक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के लिए खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आप कक्षा 6 में वर्मी कंपोस्टिंग अथवा केंचुओं द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ चुके हैं। क्रियाकलाप 1.2 मूंग अथवा चने के बीज लेकर उन्हें अंकुरित कीजिए। इनमें से एक ही आकार वाले 3 नवोद्भिद छांट लीजिए।
अब गिलास अथवा ऐसे ही पात्र लीजिए, इन पर ए बी एम सी निशान लगाइए। गिलास ए में थोड़ी सी मिट्टी लेकर इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद डालिए। गिलास बी में समान मात्रा में मिट्टी लेकर उसमें थोड़ा सा यूरिया मिलाइए। गिलास सी में कुछ मिट्टी लीजिए, बिना कुछ मिलाए चित्र 1.3 अब इसमें पानी की समान मात्रा डालकर सुरक्षित स्थान पर रख दीजिए। प्रतिदिन पानी देते रहिए। 7 से 10 दिनों बाद उनकी वृद्धि को नोट कीजिए। चित्र 1.3 ये देखिए, और ये तैयारी हो रही है। और ये देखिए खाद एवं उर्वरक के साथ पौध की वृद्धि, ये देखिए इसमें छोटे छोटे पौध उग रहे हैं। इन तीनों गिलासों के पौधों में वृद्धि की गति एक समान है। किस गिलास में पौधों की वृद्धि बेहतर है? किस गिलास के पौधों में वृद्धि सबसे अधिक है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में किया जाता है। उर्वरक के कुछ उदाहरण हैं यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, सुपरफास्फेट, पोटाश, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है। परंतु उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता में कमी आई है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गए हैं। अतः मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, अथवा 2 फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन एवं जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में भी सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जा सकता है। पहले उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। पिछली कक्षाओं में आप राइजोबियम बैक्टीरिया के विषय में पढ़ चुके हैं। यह फलीदार लेग्यूमिनस पौधों की जड़ों में ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण करते हैं। ये देखिए बच्चों, ये सारणी है उर्वरक एवं खाद में अंतर। देखते हैं उर्वरक और खाद में अंतर। नंबर 1, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है। नंबर 2, खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता। खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। नंबर 4, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं और खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। सारणी 1.1 में उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। खाद के लाभ। जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है। इसका मुख्य कारण है इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। 1.6 सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधे की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है, जिसके साथ खनिजों और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों है? क्या यह मिट्टी एवं पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुओं, झीलों एवं नहरों में उपलब्ध जल को निकालकर खेतों तक पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः ये सस्ते हैं परंतु ये कम दक्ष हैं।
विभिन्न पारंपरिक तरीके भिन्न हैं। नंबर 1 मोट यानी घिरनी, नंबर 2 चेन पंप, नंबर 3 ढेकली, नंबर 4 रहट यानी उत्तोलक तंत्र। चित्र 1.4 ए से डी। ये देखिए बच्चों, चित्रों में ए में है मोट, ये मोट होता है सिंचाई का पारंपरिक तरीका, जिसमें कि देखिए किस तरह से पानी भर के हाथों से ही पानी डाला जा रहा है, इस बर्तन में कुएं से पानी खींच के भरा जा रहा है। इसके पश्चात है 1.4 बी चेन पंप। ये देखिए चेन पंप की सहायता से सिंचाई हो रही है। फिर है ये ढेकली, ढेकली में देखिए किस प्रकार सिंचाई हो रही है। ये इस तरीके से एक भारी भरकम पत्थर यहाँ बांध दिया जाता है और जिससे कि नीचे पानी जो भरा होता है उसे खींच लेता है। ये लकड़ी का ये डंडे तरीके का टुकड़ा है। ये इसके आगे ही बाल्टी बंधी होती है। ये पत्थर जब हम हटाते हैं तो ये नीचे की ओर झुक जाता है बाल्टी के बाहर से, और जब इसमें पानी भर जाता है तो हम पत्थर से इसे नीचे कर देते हैं। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात ये देखिए अगला है, ये चित्र देखिए, ये है रहट। रहट के अंदर क्या होता है कि इसमें इस तरीके से एक ये पंप होता है, ये चक्री नुमा बना है और इसमें ये बर्तन रखे हैं, नीचे जल है। अब ये बैल घूमता है, इसी के घुमाव से ये अभी घूम रहा है चक्र। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रखा है, ये बैल को बांधा गया है, ये घूमता है और इसी के घुमाव से चक्री बनी रहती है, ये यहाँ घूमती है। आगे चलते हैं, सिंचाई की आधुनिक विधियां। सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता के साथ कर सकते हैं। मुख्य विधियां निम्न है। पहला है छिड़काव तंत्र यानी कि स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है। ऊर्ध्व पाइपों, नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये नोजल निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव लौंग, कॉफी की खेती एवं कई अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी है। चित्र 1.5 ए। ये देखिए, ये है छिड़काव, ये नोजल लगे हुए हैं और यहां से छिड़काव हो रहा है। आगे चलते हैं ड्रिप तंत्र, ड्रिप सिस्टम। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। चित्र 1.5 बी। इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता, अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए एक वरदान है। ये देखिए बच्चों, ये ड्रिप वाला है। आगे चलते हैं 1.7 खरपतवार से सुरक्षा। तो बच्चों अब हम करेंगे 1.7 खरपतवार से सुरक्षा। बूझो और पहेली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। ये देखिए बूझो क्या कह रहे हैं, क्या ये अन्य पौधे विशेष उद्देश्य के लिए उगाए गए हैं? ये देखिए चित्र में बच्चों ध्यान से देखिए, खरपतवार नाशी का छिड़काव हो रहा है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पक एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D-1 खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर, फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं, जैसा कि बच्चों आपने इस चित्र 1.6 में देखा। आइए बूझो क्या कह रहे हैं, क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव इसको छिड़कने वाले व्यक्ति पर भी पड़ता है?
जैसा कि पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। 1.8 कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। चित्र 1.7 देखिए, ये बच्चों दराती है, देखा आपने। अथवा एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। यह कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। चित्र 1.8 जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशिंग का संयुक्त रूप है। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर यानी कि व्यूइंग करके अलग करते हैं। चित्र 1.9 ये देखिए बच्चों, एक चित्र 1.9 में इसे व्यूइंग कहते हैं, फटकने वाली मशीन है ये। आप इसके विषय में कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। देखिए बच्चों, ये बालिका जिसका की नाम पहेली है, ये क्या कह रही है? कटाई के बाद कभी कभी तने के टुकड़े खेत में ही रह जाते हैं जिन्हें किसान जला देते हैं। पहेली इन टुकड़ों के खेत में जलाने के कारण चिंतित है। वह जानती है कि इससे प्रदूषण होता है, इससे खेत में पड़ी फसल में आग लगने का खतरा भी है। आगे चलते हैं बच्चों। कटाई पर्व। 3-4 महीनों के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है। स्वर्णिम दानों से भरी खड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है। यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का है, क्योंकि पिछली ऋतु के प्रयत्न का फल मिलता है। इसीलिए भारत के सभी भागों में कटाई का समय हर्षोल्लास एवं खुशी का होता है। पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं। कटाई ऋतु के साथ कुछ विशेष पर्व जैसे कि पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबान्या एवं बिहू जुड़े हुए हैं। बच्चों आगे चलते हैं। 1.9 भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें नमी, कीट, चूहों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना होता है। ताजा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने अथवा जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं। अतः भंडारण से पहले दानों यानी बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक है, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए। इससे उनकी कीट, पीड़कों, जीवाणु एवं कवक से सुरक्षा हो जाती है। किसान अपनी फसल उत्पाद का भंडारण जूट के बोरों, धातु के बड़े पात्र यानी बिन्स में करते हैं, परंतु बीजों का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और भंडारण गृहों में किया जाता है, जिससे उनको पीड़कों जैसे कि चूहों एवं कीटों से सुरक्षित रखा जा सके। चित्र 1.10 ए एवं बी। यह देखिए बच्चों, ये भंडारण ग्रहण हेतु साइलो की सुविधा है। ये देखिए बोरों में अनाज का भंडारण है। और साथ ही हम यहाँ देखते हैं पहेली क्या कह रही है। मैंने अपनी माँ को अनाज रखे लोहे के ड्रम में नीम की सूखी पत्तियां रखते हुए देखा, मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों? चलिए आगे का अध्ययन करते हैं। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती हैं। बड़े भंडार गृहों में अनाज को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक उपचार भी किया जाता है। 1.10 जंतुओं से भोजन। क्रियाकलाप 1.3 अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्न तालिका बनाकर उसे पूरा कीजिए। क्रम संख्या है बच्चों, खाद्य पदार्थ जैसे दूध स्रोत किससे मिलता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी। इसी प्रकार और खाद्य पदार्थ लिखिए और उनके स्रोत लिखिए। इस सारणी की पूर्ति करने के पश्चात आपने देखा होगा कि पौधों की तरह ही जंतु भी हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। पिछली कक्षाओं में पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के विषय में आप पढ़ चुके हैं। हमने अभी सीखा कि फसल उत्पादन के विभिन्न चरण हैं, बीजों का चयन, बुआई इत्यादि। इसी प्रकार घरों में अथवा फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास एवं देखभाल की आवश्यकता होती है। जब यह बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहते हैं। मछली स्वास्थ्य के लिए अच्छा आहार है। हमें मछली से कॉड लीवर तेल मिलता है, जिसमें विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो बच्चों ये अध्याय समाप्त हो गया है। हम अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्न 1, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों ये कुछ शब्द दिए गए हैं, तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी। अब इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके बाद इन पंक्तियों को पढ़ के सही शब्द को छांटकर आपको वाक्य को पूरा करना है। क, एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फसल। तो आप यहां पे लिखेंगे फसल। चलिए अब ख पे चलते हैं। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण मिट्टी की डैश होती है। क्या होती है? तैयारी। मिट्टी की तैयारी। यहां पे आप लिखेंगे तैयारी। ग, क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर डैश लगेंगे। क्या लगेंगे? तैरने। जो बीज खराब होते हैं वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं ना, तैरने। चलिए अब अगला चलते हैं घ पे। फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी से, यहां पे आएगा पोषक, मिट्टी से पोषक तथा जल। यहां लिखेंगे जल। जल आवश्यक है। तो ये देखिए बच्चों, ये पूरे शब्दों को हमने यहां पर लिख दिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, कॉलम 1 में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। यह है कॉलम ए और यह है कॉलम बी। पहले पढ़िए इनको। नंबर 1 खरीफ फसल, नंबर 2 रबी फसल, नंबर 3 रासायनिक उर्वरक, नंबर 4 कार्बनिक खाद। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है? मवेशियों का चारा ए पे है, बी है यूरिया एवं सुपर फास्फेट, सी है पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष, घ है गेहूं चना मटर, ई है धान एवं मक्का। अब इनका मिलान करना है। सबसे पहले वाले को लीजिए आप, खरीफ फसल। अब खरीफ फसल का सही मिलान क्या होगा बच्चों? ये ई वाला होगा। धान एवं मक्का, तो आपको इससे इस तरह मिलान कर देना है। दूसरे नंबर पे आइए, रबी फसल। रबी फसल का क्या होगा सही मिलान? गेहूं चना मटर, क्योंकि ये रबी फसलें हैं, आप इससे मिलान कर दीजिए। तीसरा है रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक का क्या होगा सही? रासायनिक उर्वरक का होगा बी, यूरिया एवं सुपर फास्फेट। आप इसको इससे मिला देंगे। चौथा अंतिम पे आइए, कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद में क्या होगा बच्चों? कार्बनिक खाद में होगा सी वाला, पशु अपशिष्ट गोबर मूत्र एवं पादप अवशेष। ये देखिए, तो हमने ये मिलान भी कर लिया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3, निम्न के दो उदाहरण दीजिए। का खरीफ फसल, ख रबी फसल। उत्तर क खरीफ फसल। खरीफ फसलें वे हैं जो मानसून के मौसम में बोई जाती हैं। उदाहरण धान मक्का। तो बच्चों यहाँ पर दो उदाहरण के लिए कहा गया है, इसलिए यहाँ पर 2 उदाहरण लिखे गए हैं। ख रबी फसल। रबी फसलें वे हैं जो सर्दी के मौसम में बोई जाती हैं। उदाहरण क्या है? गेहूं और सरसों। प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 बच्चों यहाँ पर दिया है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखिए। आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क मिट्टी तैयार करना, ख बुआई, ग निराई, घ थ्रेशिंग। तो चलिए पैराग्राफ देखते हैं। उत्तर का मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना फसल उगाने का पहला चरण है। इसमें मिट्टी को पलटना और ढीला करना शामिल है।
यह प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई से मिट्टी में वायु का संचार होता है, जिससे जड़ें आसानी से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रिया के लिए हल, कुदाल या ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। खा बुआई। बुआई फसल उत्पादन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस चरण में मिट्टी तैयार होने के बाद खेत में बीज बोए जाते हैं। बुआई से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। बीजों को उचित दूरी और गहराई पर बोना महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें सूर्य का प्रकाश, पोषक तत्व और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। बुआई पारंपरिक रूप से हाथ से या सीड ड्रिल की सहायता से की जाती है। आइए अगला देखते हैं। निराई। निराई का अर्थ है खेत से अवांछित पौधों को हटाना। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार फसल के साथ पानी, पोषक तत्वों, जगह और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। निराई हाथ से, खुरपी की सहायता से या रासायनिक खरपतवार नाशी का उपयोग करके की जाती है। थ्रेशिंग। थ्रेशिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कटाई की गई फसल से बीजों को भूसे से अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया कटाई के बाद की जाती है। थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर नामक मशीन का उपयोग किया जाता है। छोटे खेतों में किसान इस कार्य को बैलों की सहायता से या हाथ से भी करते हैं। चलिए बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है, यानी इनका हमें अंतर बताना है। उत्तर, उर्वरक खाद से निम्न प्रकार से भिन्न है। देखिए, आपको इस प्रकार पंक्ति खींच के दो भागों में बांटना है। एक तरफ लिखिएगा उर्वरक और दूसरी तरफ खाद। नंबर 1, उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। नंबर 2, उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। नंबर 3, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। नंबर 4, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। तो ये हमने भिन्नता भी देख ली। अब आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सिंचाई फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को कहते हैं, खासकर तब जब वर्षा पर्याप्त ना हो। यह पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ड्रिप सिंचाई। इस विधि में पानी को धीरे धीरे बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। इससे पानी की बर्बादी कम होती है, क्योंकि वाष्पीकरण और सतही बहाव न्यूनतम होता है। दूसरा है स्प्रिंकलर सिंचाई। इस विधि में पानी को पाइपों के माध्यम से एक केंद्रीय स्थान पर लाया जाता है और फिर स्प्रे नोजल का उपयोग करके फसलों पर बारिश की तरह छिड़का जाता है। यह विधि असमान भूमि के लिए बहुत उपयोगी है और पानी का समान वितरण सुनिश्चित करती है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। उत्तर, गेहूं एक रबी फसल है। उसे उगने के लिए ठंडे मौसम और कम पानी की आवश्यकता होती है। खरीफ ऋतु, जो कि वर्षा ऋतु होती है, में अधिक वर्षा और उच्च तापमान के कारण गेहूं की फसल के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती। इस मौसम में अधिक पानी से बीज नष्ट हो सकते हैं और फसल की पैदावार प्रभावित हो सकती है। प्रश्न संख्या 8, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में कुछ आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की संरचना और जैविक पदार्थ का क्षरण होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है और पोषक तत्वों का अनुपात असंतुलित हो जाता है। एक ही तरह की फसल को बार बार उगाने से कुछ खास कीटों और खरपतवारों का भी प्रसार होता है, जो उस फसल के अनुकूल होता है। आगे चलते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 9 की ओर। खरपतवार क्या हैं? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? उत्तर, खरपतवार वे अवांछित पौधे हैं जो बिना उगाए ही किसी फसल के साथ उग जाते हैं। ये फसल के साथ जल, प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आगे चलते हैं कि खरपतवारों का नियंत्रण निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। पहला है यांत्रिक विधि। इसमें खरपतवारों को हाथ से उखाड़ना, खुरपी या हैरो जैसे उपकरणों का उपयोग करके उन्हें काटना या जुताई करना शामिल है। दूसरा है रासायनिक विधि। इस विधि में खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खरपतवारनाशी नामक रसायनों का उपयोग किया जाता है, जो कि फसल को नुकसान पहुंचाए बिना खरपतवारों को मारते हैं। नंबर 3, जैविक विधि। इस विधि में खरपतवारों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे कि कुछ कीटों या रोगजनकों का उपयोग करके उन्हें नियंत्रित किया जाता है। चौथा, कृषि संबंधी विधि। फसल चक्रण, उचित समय पर बुआई और पौधों के बीच पर्याप्त दूरी सुनिश्चित करके भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 5, अन्य विधियां। कुछ अन्य तरीकों में मल्चिंग और बाड़ शामिल है, जो खरपतवारों की वृद्धि को रोकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10। निम्न बॉक्स को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको 7 बॉक्स दिए हैं। पहला है फसल को चीनी मिल में भेजना, दूसरा है सिंचाई, तीसरा है कटाई, चौथा बुआई, पांचवा मिट्टी तैयार करना, छठा खेत की जुताई और सातवां है खाद देना। तो बच्चों, इसमें क्रम गलत दिया गया है और हमें सही क्रम में लगाना है। तो गन्ने की खेती के लिए सबसे पहले हमें खेत की जुताई करनी है। तो खेत की जुताई हमारा सबसे पहला क्रम होगा। दूसरे नंबर पर आएगा मिट्टी तैयार करना, ये आएगा दूसरे नंबर पे मिट्टी तैयार करना। तीसरे नंबर पे आएगा बुआई, ये तीसरा नंबर है। चौथे नंबर पे आएगा खाद देना, खाद देना। इसके बाद आएगा 5वें नंबर पे सिंचाई, खाद देने के बाद सिंचाई की जाती है। इसके पश्चात आएगा 6ठे नंबर पे कटाई, क्योंकि जब फसल तैयार हो जाएगी तो कटाई की जाएगी। और अंतिम चरण होगा फसल को चीनी मिल में भेजना, ये है 7वां चरण। ठीक है बच्चों, तो ये इसका सही क्रम है, आप इसी के अनुसार इसे लगाएंगे। आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11। तो बच्चों, इस प्रश्न में क्या है कि नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए, ऊपर से नीचे की ओर। और आपको ये बॉक्स दिया गया है, इसमें ऊपर से नीचे की ओर है। सबसे पहला है इसमें सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका। तो बच्चों, सिंचाई का पारंपरिक तरीका क्या है? रहट, नंबर 1 है ना, ये देखिए र ह ट, रहट। अगले पे आएंगे दूसरे नंबर पे बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल करना, क्या कहलाता है? देखिए नंबर 2 यहां पर है, इसे क्या कहेंगे? पशुपालन। यहां पे आएगा प शु लिखा हुआ है, आप लिखेंगे पा ल न, पशुपालन। हो गया ये। उसके बाद अगले में आइए नंबर 3 में
नंबर 3 में लिखा है फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। तो वर्षा ऋतु में कौन सी फसलों को बोया जाता है बच्चों? नंबर 3 में है, ये है खरीफ। ख, री और फ लिखा हुआ है। इसके बाद अगला है नंबर 6। 6 में क्या है? फसल पक जाने के बाद काटना। क्या कहते हैं? ऊपर से नीचे वाला है ना, छठे पे, ये आएगा कटाई। क टा ई लिखा हुआ है। हो गया ना कटाई। चलिए अब बाई से दाईं ओर, यानी कि इस तरफ से इस ओर, बाई से दाईं ओर। पहला, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, ये पहला है। क्या है? उसे क्या कहते हैं? रबी। र लिखा हुआ है, बी, रबी। इसके बाद नंबर 4 में है, एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। तो चौथा नंबर ये लिखा है। क्या होते हैं वो? फसल। फ लिखा है, स और हमारा ला भी लिखा हुआ है, फसल। अगला चलते हैं नंबर 5 पे, रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? नंबर 5 पे आइए, उर्वरक। उ वह लिखा हुआ है, र क भी लिखा है, उर्वरक। हो गया ना। उसके बाद अंतिम है खरपतवार हटाने की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं उसे बच्चों? निराई। यहां नंबर 7 पे आइए, लिखिए नी, रा और ई लिखा हुआ है। तो देखा बच्चों, हमने इस प्रकार ये पूरी पहेली हल कर ली है और इसके साथ ही प्रश्न उत्तरों का अभ्यास भी कर लिया है। तो बच्चों, ये अध्याय समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।